हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। क्लास 11 फिजिक्स में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका टाइटल हम यही दिए थे, मोशन इन ए प्लेन। पर इसके बारे में कोई भी टॉपिक डिस्कस करने से पहले हमें समझना था कि वेक्टर्स क्या होता है। तो वेक्टर अलजेब्रा हमें पढ़ना था, इसलिए वही डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम फाइनली स्टार्ट करते हैं मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जब हम इसके पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं कि मोशन इन ए प्लेन होता क्या है। ये 2 डायमेंशनल मोशन होता है, मोशन इन 2 डायमेंशन। दैट मीन्स बॉडी का पोजीशन जो चेंज होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स में से एनी 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होते होते जाएंगे। एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो 1 डायमेंशनल मोशन होता है, रेक्टिलिनियर मोशन। अगर 2 कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस होंगे तो उसको हम मोशन इन ए प्लेन और 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ये क्लियर है? अच्छा, तो इसको पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं इसके यहाँ पे जो पढ़ना है इस चैप्टर में जो भी टॉपिक है उसका एक जनरल आइडिया मैं दे देना चाहूँगा। यहाँ पे हम बेसिकली 2 चीज़ों पे फोकस करना है। 2 इम्पोर्टेंट मेजर चैप्टर्स हैं, मेजर टॉपिक्स हैं। एक है प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके, उसको हम इन डिटेल्स में उसके मैथमेटिकल आइडिया के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों हमें इस चैप्टर में मेजॉरिटी पोर्शन उसको कवर करना है, 90% वही कवर करना है, ओके। पर उसको छोड़ के भी कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि रिलेटिव वेलोसिटी है, वो हम अभी तक नहीं जाने हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, आज इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन होगा और इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कि इसके साथ भी वही फिजिकल क्वांटिटीज़ ही अटैच्ड होते हैं जो पिछले चैप्टर में थे। यही मोशन ही है, काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है, तो वही सब क्वांटिटीज़ होंगे, ओके। पर वेक्टर फॉर्म में मैक्सिमम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट को लेंगे, वेलोसिटी को लेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में, यही सब क्वांटिटी यहाँ पे है। तो वही सब क्वांटिटीज़ को आज हम इस वाले क्लास में उन्हीं सभी क्वांटिटीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे, पर 2 डायमेंशनल मोशन में, इंक्लूडिंग द वेक्टर कंसेप्ट। सबको यूज़ करके यहाँ पे कुछ आइडिया लेंगे उन क्वांटिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली और मैथमेटिकली सभी को देखते हैं, समझते हैं ठीक से। क्लियर है ये बात? चलो, तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में जानेंगे। पर हम वेक्टर चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है आइडिया मिल चुका है हमें। फिर से एक बार देखते हैं, कुछ और क्लियर होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानने से पहले हमें मालूम है कि हमें अच्छे से पता रहना चाहिए कि पोजीशन कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे कि ये मैं क्या बनाया हूँ यहाँ पे, एक 3D सिस्टम, 3 डायमेंशनल मतलब 3 एक्सिस सिस्टम है। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया, दिख रहा है? अच्छा, ये ओरिजिन है। ओरिजिन के लिए हम एक कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं 0, 0, ये सभी को मालूम है। क्लियर है ये बात? अच्छा, यहाँ पे एक तो अगर पॉइंट होगा, पॉइंट P, ये सब पढ़ चुके हैं। इसका कोऑर्डिनेट सपोज है x, y, z, 3 एक्सिस के हिसाब से। तो इस पॉइंट के लिए ये क्या बताता है, ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसका पोजीशन वेक्टर बताता है, r पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही दिखाते हैं किसी पॉइंट की पोजीशन को। तो ये पोजीशन वेक्टर है, तो जो पोजीशन वेक्टर r है उसको हम वेक्टर फॉर्म में और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स यूज करके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसे पढ़े थे, xi प्लस yj प्लस z हमें मालूम है ये बात। ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को। ठीक है ये? तो पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग ही अब समझेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ही जानते हैं यहाँ पे क्या होता है। पढ़ चुके हैं, फिर भी और एक बार थोड़ा समझने के लिए ट्राई करते हैं। वही बात है, वही एक्सिस सिस्टम ले लेते हैं फिर से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन O हो गया। ठीक है, सपोज एक बॉडी का मोशन कुछ ऐसे हुआ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ग्राफ में हम दिखा रहे हैं, पर वैसे रिलेट मत करने लगना कि इसके पहले हम जो वेलोसिटी टाइम
और पोजीशन टाइम ग्राफ, वो बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम मोशन इन ए प्लेन पढ़ रहे हैं, इसलिए ये 3D सिस्टम को लेके स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। एक बॉडी का मोशन हुआ ऐसे, चलो और थोड़ा सा इसको समझने के लिए डायग्रामेटिकली, एक बॉडी का मोशन हुआ ऐसे, दिख रहा है, ऐसे मोशन हुआ उसका, ऐसे, चलो ऐसे उसका मोशन हुआ। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन होता तो वो 1 डायमेंशनल मोशन होता, कर्व टाइप का भी पाथ है ये, तो ये मोशन इन 2 डायमेंशन है, क्योंकि ये इस प्लेन में ही मोशन हो रहा है इसका, इसी प्लेन में, ठीक है। ये अगर इस प्लेन में इसका मोशन हो रहा है तो हमें यहाँ पे जेड एक्सिस को कंसिडर नहीं करना है, नहीं करेंगे, ठीक है ना। बस इस प्लेन के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लेके ही हमें पूरा का पूरा यहाँ पे जानना है, तो इसको अभी कंसिडर नहीं करना है क्योंकि मोशन इन ए प्लेन है। तो चलो, ये एक तो पॉइंट हो गया पॉइंट ए, ये एक तो पॉइंट हो गया पॉइंट बी, क्या कहेंगे, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट, वही है बात। अच्छा, तो यहाँ पे दोनों के लिए एक एक पोजिशन वेक्टर होगा, तो कुछ ऐसे होता है पोजिशन वेक्टर, ये हो गया R1 फॉर ए पॉइंट, और ये पोजीशन वेक्टर हो गया R2 फॉर बी पॉइंट, दिख रहा है ठीक से, ये दोनों पोजीशन वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला पाथ होगा, नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये वाला पोजीशन A to B ही जा रहा है ना, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे A to B, वो बताएगा डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, ठीक है। तो अब उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को यहाँ पे निकालते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ चुके हैं। तो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल मिला है हमें पोजीशन वेक्टर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लेके, तो कुछ वैसे यूज करो, ये वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट वैसे मिलेगा ना, तो ये ए बी क्या बन जाएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको हम डेल्टा आर लिखते हैं, डेल्टा आर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी को। तो ये देखो, ये R2 माइनस R1 बन जाएगा क्लियरली, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ यूज करो, ये वेक्टर सेम ऑर्डर में, तो ये रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट से एक कंपोनेंट को माइनस करेंगे तो दूसरा मिलेगा ना, वही तो बात है कि R1 प्लस डेल्टा आर करने से R2 हो रहा है, अगर इस पर ट्रायंगल लॉ यूज करोगे तो ठीक है, डेल्टा आर विल बी R2 माइनस R1, तो ऐसे हमें मिलेगा। तो फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को अगर हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें जो वेक्टर मिलेगा दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ये। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज, अगर हम कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से देखें तो हम R2 को क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, इसको लिखते हैं x2 i कैफ प्लस y2 j कैफ, लिख सकते हैं ना, मतलब b का कोऑर्डिनेट है x2, y2, ऐसा ही है। a का कोऑर्डिनेट सपोज है x1, y1, क्लियर है। तो इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 मतलब R2 दिस मच, R1 विल बी x1 i कैफ प्लस y1 j कैफ, ऐसे ही लिखेंगे पोजीशन वेक्टर को। और यहाँ पे z को नहीं ले रहे हैं, प्लेन में ही लिख रहे हैं बस, इसलिए दो कोऑर्डिनेट है, ठीक है ये। तो डेल्टा आर क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो R2 माइनस R1 कर देंगे, R2 माइनस R1, सो दिस विल बी, माइनस करो तो ये हो गया x2 माइनस x1 i कैफ प्लस y2 माइनस y1 j कैफ, ठीक है ये। x2 माइनस x1 दैट मीन्स x एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट जितना चेंज हो रहा है उसको लिखते हैं डेल्टा x i कैफ, और ये बन जाएगा डेल्टा y j कैफ, ठीक है। सो डेल्टा r विल बी दिस मच, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग डेल्टा x डेल्टा y और चेंज इन पोजीशंस अलोंग टू डिफरेंट एक्सिस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, क्लियर है ये। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में जानकारी मोशन इन ए प्लेन में। इसके बाद नेक्स्ट वेक्टर कौन सा आता है, दैट इज योर वेलोसिटी वेक्टर, तो उसी के बारे में देखते हैं। वेलोसिटी वेक्टर सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं एवरेज वेलोसिटी की बात, वही सब पढ़े थे जब हम 1 डायमेंशनल मोशन पढ़े थे। तो एवरेज वेलोसिटी सेम फॉर्मूला है, ठीक है। इसको चलो डेल्टा v ये सिंबल लेंगे,
क्या होता था वहां पे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये वहां पे भी करते थे, फॉर्मूला सेम यहीं पे भी है, पर यहाँ पे मोशन इन ए प्लेन के अकॉर्डिंग इसके एक्सप्रेशंस चेंज होंगे, उतना ही है। तो डेल्टा वी विल बी डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो अभी हमें डेल्टा आर मिला है, यूज कर दो उसको। तो डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। दिस विल बी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप, ठीक है। अब देखो ये चीज क्या है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, इसको लिखो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है। सो डेल्टा वी विल बी दिस मच, एवरेज वेलोसिटी ये। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए अगर उसको भी हम ऐसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो वी एक्स मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी आई कैप उसके साथ, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी वी वाई जे कैप उसके साथ। तो ये हम एवरेज वेलोसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोशन इन ए प्लेन में। ये एवरेज वेलोसिटी की बात है। अगर इसका डायरेक्शन बताएं तो वही होगा, जैसे यहाँ पे पाथ को जैसे लिए थे, ये ए था, ये पॉइंट बी था, यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डेल्टा आर, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा, डेल्टा वी का भी डायरेक्शन वही होगा, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा। पर अगर वो एवरेज वेलोसिटी ना होके वो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हमें निकालना रहता, दोनों अलग है ना, एवरेज वेलोसिटी अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला जाए तो ये नहीं होगा डायरेक्शन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, दैट मीन्स यहाँ पे निकालने के लिए बोल सकता है, यहाँ पे निकालने के लिए बोल सकता है, यहाँ पे निकालने के लिए बोल सकता है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में वेलोसिटी हमें चाहिए। तो जो हम वहाँ पे पढ़े थे वही सेम रूल यहाँ पे भी, जैसे ये इसका पाथ हो गया, तो सपोज यहाँ पे इंस्टेंटेनियस को निकालना है तो यहाँ पे एक टेंजेंट बना दो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें v मिल जाएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे ऐसे टेंजेंट बना दो, ये मिल जाएगा, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे ऐसे टेंजेंट बना दो। तो जिस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है वहाँ पे सिंपली एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अच्छा, मोशन के अलोंग, ठीक है, ये एरो मार्क इस तरह भी हो सकता है पर यहाँ पे नहीं, क्योंकि ए टू बी मोशन हो रहा है इसलिए उसी तरफ होगा एरो मार्क, क्लियर है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को दिखाने के लिए उसी इंस्टेंट पे, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बस ड्रॉ करना है, और उसको कैसे हम मैथमेटिकली दिखाते हैं वो हम वहाँ पे भी पढ़े थे, दैट इज डी आर बाई डी टी, वही बात है, कुछ और नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डी आर बाई डी टी विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सेम है पर डायरेक्शन वैसे ही दिखाएंगे और एवरेज वेलोसिटी वैसे हम दिखाते हैं। क्लियर है वेलोसिटी की बात इस फॉर्म में। उसके बाद कौन सा क्वांटिटी आता है, दैट इज योर एक्सेलरेशन, उसको भी जान लेते हैं। यहाँ पे हमें अगर वेलोसिटी मिल गया तो एक्सेलरेशन भी वैसे ही निकालेंगे, पर एक्सेलरेशन में डायरेक्शन निकालने के लिए हमें थोड़ा सा अच्छे से कंसेप्ट पहले से मालूम रहना चाहिए, वेक्टर वाला कंसेप्ट। देखेंगे क्या हो रहा है एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन ए, ओके, डेल्टा ए लिखते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, और चलो सिंपली एक्सेलरेशन चलेगा। एक्सेलरेशन ए विल बी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, वही होता है, डेफिनेशन तो यही कहता है, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम इंटरवल, ये होता है एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी होता क्या है, मतलब दो टो वेलोसिटी होगा, सपोज v2 माइनस v1, ये सपोज चेंज इन वेलोसिटी है। इनिशियली वेलोसिटी v1 था, आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी विल बी v2, सो चेंज इन वेलोसिटी इज v2 माइनस v1, वही वेक्टर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यही होगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यही डिसाइड करेगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को यही डिसाइड करेगा इसी फॉर्म में। पहले इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखा देते हैं, तो ये डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होगा, सो दैट विल बी, अभी इसको लिखे थे कैसे, वी एक्स आई कैफ प्लस वी वाई जे कैफ बाय डेल्टा टी होगा ये, दैट विल बी वी एक्स बाय डेल्टा टी आई कैफ प्लस
वी वाई बाय डेल्टा टी जे कैफ, ठीक है, ऐसे निकाले थे। ओके सॉरी ये चेंज है ना, यस डेल्टा वी एक्स होगा ये, चेंज इन वेलोसिटी नॉट वी, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चेंज होगा, डेल्टा वी एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग कितना चेंज होगा, डेल्टा वी वाई, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, सो इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैफ प्लस ए वाई जे कैफ। मोशन इन ए प्लेन है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के अलोंग हमें कंपोनेंट्स मिलेंगे हर एक वेक्टर के लिए। मोशन इन ए प्लेन, उस प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर हो, सभी वेक्टर के लिए हमें एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट मिलते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे हम दिखाएंगे उसको कंपोनेंट फॉर्म में। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन की बात जानना, ये क्लियर है। अच्छा, मोशन इन वन डायमेंशन में जब एक्सेलरेशन पढ़े थे तो डायरेक्शन वहाँ पे हमें पता था कि अगर बॉडी का मोशन ऐसे स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी v1 होता है, इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी v2 होता, डायरेक्शन तो ऐसे ही होता, या तो इस तरफ होता या एक इस तरफ या एक इस तरफ होता, पर जैसे भी होता एक स्ट्रेट लाइन में होता, ठीक है ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन आइदर ऐसे फॉरवर्ड और ऐसे बैकवर्ड, या दोनों वेलोसिटी फॉरवर्ड दोनों वेलोसिटी बैकवर्ड, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, कैसे भी हो, पर एक ही स्ट्रेट लाइन में, उसमें चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो वहां पे हम सिंपली क्या कहते थे, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन अब चेंज इन वेलोसिटी के अकॉर्डिंग होना है, तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन उसी लाइन में ही होता था। अगर याद आ रहा है तो एक्सेलरेटेड अगर होगा, वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगा तो उसी तरफ होगा, अगर रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो अपोजिट की तरफ होगा, पर सेम लाइन में होगा। ये मोशन इन वन डायमेंशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, पर मोशन इन प्लेन में ऐसा नहीं है, मोशन इन टू डायमेंशन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में ही हमें समझना होगा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि मोशन को ऐसे हम लिए हैं, ये हो गया मोशन बॉडी का, इस पॉइंट पे सपोज वेलोसिटी है, ऐसे दिखाएंगे v1, ठीक है। इस पॉइंट पे सपोज वेलोसिटी है, इसको ऐसे दिखाएंगे v2, दिख रहा है, ये v1 है, ये v2 है, इस तरफ। तो चेंज हुआ, अब इसका मैग्नीट्यूड सेम हो या अलग हो, कुछ भी हो, डायरेक्शन चेंज हुआ, वेक्टर है, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में कुछ भी अगर चेंज होता है तो वो वेक्टर चेंज होता है, मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की हम तरफ जाते ही नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज हुआ है मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ है, वेलोसिटी चेंज हुआ है मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, उसको ही निकालना है, ठीक है। अच्छा, वो एक्सेलरेशन होगा क्या, यही होगा v2 माइनस v1 बाई डेल्टा टी, यही होगा, ये पता है मैथमेटिकली, पर डायरेक्शन की बात करेंगे यहाँ पे। तो v2 माइनस v1 को दिखाएंगे कैसे, वो देखो, ये एक तो वेक्टर है v1, इस तरफ है तो वैसे ही बना दो यहाँ पे, ये हो गया वेक्टर v1, ठीक है। ये वेक्टर है v2 इस तरफ, तो हमें ट्राइंगल लॉ यूज करना है, ये बात क्लियर रहे, इसको माइंड में बिठा दो, पहले हमें ट्राइंगल लॉ ही यूज करना है। तो ये वेक्टर है v1 इस तरफ, v2 है ऐसे, तो यहां से v2 को बना दो, ठीक है। फिर देखना किसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ये लाइन बनेगा। वेक्टर को हम लाइन में अगर दिखा रहे हैं तो क्या डिसाइड करता है, एरो मार्क तो उसके डायरेक्शन को दिखाएगा, पर उस लाइन का जो लेंथ होगा दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड। तो अगर v1 यहाँ पे ग्रेटर है तो ये लाइन थोड़ा बड़ा बनेगा, अगर v2 उससे लेसर है तो ये छोटा बनेगा, अगर ये ज़्यादा है तो ये बड़ा बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ये लाइन बनेगा। सपोज ये 2 मीटर पर सेकेंड होता, ये 5 मीटर पर सेकेंड होता, ठीक है। तो इसको अपने कन्वीनियंस के लिए क्या लेते, इस लाइन को 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर ऐसे कुछ ले लेते इसको, ठीक है, v2 को, और इसको 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर ले लेते, तो ये रिप्रेजेंट कर देता, इस लाइन का जो लेंथ होता वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता। तो जो ग्रेटर है
उसके हिसाब से जो वेक्टर दिखा रहे हैं उसको ग्रेटर लाइन बना दो, उतना ही बात है। तो ऐसे पहले दिखा दिए। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है ये v2 माइनस v1 का डायरेक्शन निकालना है, क्योंकि यही तो देगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को। ये तो एक्सेलरेशन है ना। चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा वही होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें दिख रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं होना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं रखना है। कोई वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन नहीं देता, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन देता है। तो ये फॉर्मूला है, वो हमें दिख रहा है a = v2 माइनस v1 बाई डेल्टा टी। मतलब ये v2 माइनस v1 जो एक तो वेक्टर है, ये वेक्टर v2 या v1 नहीं, v2 माइनस v1 जो वेक्टर है वो देगा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को। ठीक है, तो इस ट्राइंगल लॉ अगर यहाँ पे देखेंगे तो v2 माइनस v1 हमें मिल सकता है, डेफिनेटली मिलेगा। अगर ये v2 को हम रिजल्टेंट मान लें, v1 को एक कंपोनेंट, ठीक है, तो उसका दूसरा कंपोनेंट कुछ ऐसे दिखेगा, इस तरफ ऐसे बन जाएगा ये कि ये v1 होता और ये वेक्टर बनता v2 माइनस v1, ये वाला वेक्टर, ये v1 होता, ये v2 माइनस v1, तो ये v2 होगा अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। दिख रहा है ना, v2 मतलब v1 प्लस v2 माइनस v1, मतलब v1 कैंसिल होके v2, तो ये तो है रिजल्टेंट ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब v2 माइनस v1 का डायरेक्शन ये है। तो अगर v2 माइनस v1 का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो यही है डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी। ठीक है ना, ऐसे निकालना है। तो देखो, ना ही एक्सेलरेशन v1 के अकॉर्डिंग है, ना ही v2 के अलोंग है, v2 माइनस v1 के अलोंग है। तो हमें वो वेक्टर कंसेप्ट ट्राइंगल लॉ का जो लॉ है, लॉ के बस उस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्मूले को याद रखने से कुछ नहीं होगा। लॉ का जो ये ज्योमेट्री है ये भी हमें समझना है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकाल रहे हैं मोशन इन ए प्लेन में। ठीक है ना, ये v1 हो गया, ये v2 हो गया, तो ये होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। क्लियर है ये v2 माइनस v1 निकाल रहे हैं तो। ठीक है ये बात। अच्छा, अब देखो एक चीज़, सपोज कुछ ऐसे होता, ये दोनों सेम होते, ये भी 2, ये भी 2 होता। सो क्या करते हैं हम यहाँ पे, v2 को तो ऐसे बनाए हैं, तो ये जितने लेंथ का बनेगा v1 भी उतने ही लेंथ का बनेगा। ठीक है, ये भी उतने ही लेंथ का, v1 v2 एक ही लेंथ का बनेगा। v2 माइनस v1 यही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, यही v2 माइनस v1 होगा, कुछ भी हो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, पर यही होगा v2 माइनस v1। ठीक है, पर ये दोनों लेंथ एक जैसा ही बनेगा। क्लियर है ये बात। अब डायरेक्शन इसी तरफ, अगर ये ज़्यादा या कम होता, जैसे ये बना, अगर ये थोड़ा कम होता तो ये जैसे ऐसे बना है ना, ये कम होता तो यहाँ तक जाता, तो ये ऐसे दिखता, और कम होता तो ये ऐसे दिखता। क्लियर हो रहा है ना, ये कम होता तो। अगर v2 कम होता तो ये ऐसे ऐसे आया है, v2 अगर कम होगा तो ये फिर ऐसे बनेगा, डायरेक्शन फिर ऐसे बनेगा। तो मैग्नीट्यूड के ऊपर, किसके मैग्नीट्यूड, v1 v2 के मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा। ठीक है, उस प्लेन में। तो ऐसे हम निकालते हैं एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को। ठीक से समझ के इसको याद रखना, यूज हो जाता है कभी कभार, आगे यूज हो जाएगा। ठीक है ये बात। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन मोशन इन ए प्लेन, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम रिलेटिव वेलोसिटी स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन में जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।